एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये मेरी वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1, 2, 3 ये सब कुछ बना रखे हैं। आप उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and during on the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. The plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. तो देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक तरीके का टेबल लैंड है और यहाँ पर आपको ओल्ड क्रिस्टलाइंस, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, यानी पुराने क्रिस्टलाइंस, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, पर यहाँ पर टेबल लैंड को आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये टेबल लैंड क्या होता है। तो देखिए टेबल लैंड को सिंपली हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक टेबल होती है, बिल्कुल टेबल आप मान लीजिए आप अपने रूम में रखते हैं, तो क्या होता है, रूम का सरफेस काफ़ी लो होता है और टेबल का सरफेस बहुत हाई होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारा प्लेट्यू का भी होता है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था गोंडवाना लैंड से, जब उसका हिस्सा टूटकर पूरा हिस्सा ड्रिफ्ट हो गया था। इस वजह से जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जब वो टूटा तो उसे इसका फॉर्मेशन हुआ। ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, उसका एक हिस्सा है और ये प्लेट्यू है। इसके आपको ब्रॉड और शैलो वैली मिल जाते हैं, राउंडेड हिल्स मिल जाते हैं। ये सभी इस रीजन में मौजूद हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में मौजूद हैं। और जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके हम 2 ब्रॉड डिवीज़न कर सकते हैं, 2 हिस्से में बांट सकते हैं, जिनका नाम है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए जो हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और उसे हम जिसमें आपका मालवा प्लेट्यू आ जाता है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और ये जो रीजन है साउथ में आपको विंध्या रेंज मिल जाता है और इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली मिल जाता है। और इसका जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो आपको सैंडी और रॉक के डेजर्ट जो है, राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर जाकर मिलता है। और इसमें जो नदियाँ बहती हैं इस रीजन में वो है चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैन। और इसका जो स्लोप है, मतलब इस नदी का जो बहाव है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और इसी से हमें पता चलता है कि इस रीजन का स्लोप कैसा है। तो इस पूरे रीजन का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। आपको मैं इसे एक इमेज के जरिए समझा देती हूँ। तो आइए मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा है इंडिया का मैप। तो देखिए देखिए यहाँ पर हमारी नर्मदा रिवर है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने मार्क कर दिया है। और नर्मदा रिवर के नीचे देखिए ये जो सारा पार्ट है हमारा, ये सारा पार्ट हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। और नर्मदा रिवर के ऊपर जो पार्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये उस पूरा पार्ट है, ये हमारा पूरा सेंट्रल हाईलैंड है, देख सकते होंगे। और इसकी जो नॉर्थ में है अरावली हिल पड़ता है हमारा, ये देखिए यहाँ पर, मतलब नर्मदा रिवर के सेंट्रल हाईलैंड के जो नॉर्थ में है हमारा अरावली हिल पड़ता है और इसी के साउथ में हमारा विंध्या रेंज पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर। तो यही आपको इस पैराग्राफ में समझाया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में काफ़ी वाइड है और ईस्ट में काफ़ी नैरो हो जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर।
मैप में भी समझा देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर हमारा सेंट्रल हाईलैंड है नर्मदा रिवर के ऊपर। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो पोर्शन है ये देखो बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर देखिए कितना पतला है। तो यही बताया आपको मैं। तो आगे देखते हैं। The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। तो देखिए इस रीजन का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसे हम बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से जानते हैं, जिसका लोकल नाम यही है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इसको और भी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी जो हमारा मालवा प्लेट्यू है या फिर जो हाईलैंड है उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसमें से आपकी दामोदर रिवर निकलती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura Range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Michael Range form its eastern extension. Locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kankar Hills. It is separately by a fault from the Chota Nagpur. Three prominent hills ranges from the west to the east are the and Kashi and Jaintia Hills. तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल शेप का है। ये नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है और इसके नॉर्थ बॉर्डर पर आपको सतपुरा रेंज स्थित है, और वहीं महादेव, कलमूर हिल्स एंड माइकल रेंज जो है वो ईस्ट साइड में पड़ती है। किसके? डेक्कन प्लेट्यू के। इन हिल्स को आप फिजिकल मैप में भी देख सकते हो। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट साइड में ऊंचा है और ईस्ट साइड में वो थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा है। ये मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैप में दिखाया था आपको। नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देती है, जिसको मेघालय कहा जाता है। इसकी एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं मेघालय, कहते हैं। वो इसी की एक एक्सटेंशन है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कैकर हिल्स, ये सारी इसी का एक पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इसे सेपरेट करता है। बायफॉल्ट, तो देखिए बायफॉल्ट क्या होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तब फॉल्ट और फोल्ड दो तरह की जोन्स बनते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट है, आपको पता होगा कि 3 पार्ट्स हैं अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है। उन्हीं बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को, उन्हीं बड़े बड़े पीसीस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करती रहती है, हिलती रहती है। बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से हमारी पूरी अर्थ बनी हुई है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तब उसे फिनोमिनन कहा जाता है। फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, और जब ये एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो वैक्यूम सा बन जाता है। 3 मेन हिल्स रेंजेस पाई जाती हैं। वेस्ट साइड में गारो एंड ईस्ट साइड में खासी और जैंतिया हिल्स मिलती हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes. Only locate the Thai, Bor and Pearl Gates in the physical map of India. जो वेस्टर्न घाट्स है वो वेस्टर्न एजिस में पाए हैं डेक्कन प्लेट्यू की, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न एजिस में हैं डेक्कन प्लेट्यू के। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोट्स में मिलते हैं।
वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है, यानी मतलब वो इस तरीके से चलते रहते हैं और बीच में जो पासेस आते हैं वहीं से इसे क्रॉस किया जा सकता है। थल, बोर्ड और पल गेट्स पड़ते हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters, and against 600 meters of the Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. The Western Ghats causes orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghats are known by different local names. तो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले ज़्यादा ऊंचे हैं। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट कोस्ट की तरफ पड़ते हैं और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट कोस्ट की तरफ। ये दोनों ही डेक्कन प्लेट्यू के एक पार्ट है। ऐसा कहा जा सकता है जो हाइट है, जो एलिवेशन है वेस्टर्न का 900 टू 1600 मीटर तक है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की 16 मीटर तक है। तो डिफरेंसेस हम कर चुके हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से नीलगिरी तक फैला हुआ है। साउथ में ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है। देखिए ये 3 डिफरेंसेस आ गए। मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स जहाँ कंटिन्यूअस है, वैसे ही ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और बीच बीच में रिवर्स बहती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। वेस्टर्न घाट्स की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल्स आता है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत अच्छा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट को लोग कई नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ जाते वक्त बढ़ जाती है। जो सबसे पीक्स वेस्टर्न घाट्स में आती है, अनाईमुड़ी 2695 मीटर्स, दोदा बेता 2637 मीटर्स, महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स, ये हाईएस्ट पीक्स हैं। ईस्टर्न घाट्स ये आप याद रखें, अनाईमुड़ी, दोदा बेता ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। सेवरो हिल्स और जावेदी हिल्स ये साउथ ईस्ट साइड में पाई जाती हैं ईस्टर्न घाट्स की। आगे बढ़ते हैं। Eastern Ghats locate the famous hill station of Udang Mandala, popularly known as the Oti and the Kodai Kanai। जो फेमस हिल स्टेशन है उदंग मंडला, जिसको हम ओटी एंड कदाई कनल के नाम से भी जानते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स में ही आते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks of the igneous. Actually, these rocks have duned over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and found as the Broken Hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. आगे आता है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का एक और मेन है, वो है ब्लैक सॉइल एरिया। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन सिविलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल उसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक रॉक्स के झड़ने की वजह से बनी है, यानी जो ब्लैक सॉइल बनी है वो इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनी हुई है। टाइम बीतते बीतते बहुत पुराने टाइम में कभी वॉल्केनोस का लावा आया होगा और इन रॉक्स का डिएंडेशन होने लगा। इन रॉक्स का वेदरिंग होने लगा और ब्लैक सॉइल बन गया। अरावली हिल वेस्टर्न साइड पे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन के पेनिनसुलर प्लेट्यू के पड़ता है। ये जो अरावली हिल्स है इनमें इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। यहाँ से इनको इसलिए ब्रोकन हिल्स भी कहा जाता है। ब्रोकन हिल्स की तरह ये दिखाई देते हैं, गुजरात से दिल्ली की तरफ बढ़ती है। ये हमारी अरावली हिल्स। आगे है हमारा द इंडियन डेजर्ट। देखिए ये हमारा
Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plains covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after, they disappear into sandy as they do not have enough water to reach the sea. Luni is only large river in this region. तो इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में पड़ती है. ये एक अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है. काफ़ी लंबी जगह पे, काफ़ी चौड़ी जगह पे ये पाया जाता है और यहाँ पे सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले देखने को मिलते हैं. यहाँ पे काफ़ी हल्की बारिश होते हैं. 150 mm के आसपास होती है 5 साल में. यहाँ पे काफ़ी एरिड यानी सूखा मौसम रहता है और यहाँ पे वेजिटेशन कवर यानी प्लांट वगैरह, पौधे वगैरह, हरियाली वगैरह बहुत कम है. सिर्फ बारिश के मौसम में ही यहाँ छोटी मोटी धाराएं, यहाँ छोटी मोटी नदियाँ दिखाई देती हैं. लेकिन बारिश का सीज़न ख़त्म होने के बाद वो सैंड में डिसअपेयर हो जाती है, एंड में सीप कर जाती है. लूनी एक ही मेजर रिवर है जो कि इंडियन डेजर्ट में पाई जाती है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Burchen crescent shaped dunes covered larger area but longitudinal dunes become. बर्चन क्या होता है? क्रिस्टन शेप में के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं जो बड़े बड़े एरिया में पाए जाते हैं और दूसरे टाइम ड्यून्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स. पढ़ते हैं आगे उसके बारे में. More prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you have go to see a group of बर्चन्स. जैसलमर में जो एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे बर्चन देखने के लिए जाया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. अब है हमारा कोस्टल प्लेन्स. देखिए हमारा नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on east. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is known as the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kannada Plain, while the southern stretch is referred to मालाबार रेंज. तो देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाउंड्रीज पे छोटी छोटी कोस्टल स्ट्रिप्स पाई जाती हैं. किनारे वाला एरिया पाया जाता है जो कि वेस्ट साइड में अरेबियन सी से लगता है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से टच करता है. जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच है. सैंडविच यानी बीच में मौजूद है. किस के? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के. वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं. जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का उसे कहा जाता है कोंकण, मुंबई से गोवा के आसपास का. तो सेंट्रल पार्ट है उसका सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है कन्नड़ प्लेन और सदर्न पार्ट जो है उसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट. तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. The plain along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as the Northern Circle, while the southern part is known as the Coromandel Coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, and the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilika as an important features along the eastern coast. बे ऑफ बंगाल के जो प्लेन्स है यानी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो नॉर्दर्न प्ले पार्ट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का उनको नॉर्दर्न सर्कल बल्कि सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है. तो ये डिवीज़न आप थोड़ी डिफ़िकल्ट है बट यू विल हैव टू लर्न देम इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर इन योर एग्ज़ाम. बड़ी बड़ी रिवर्स बहती हैं ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स में.
महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि बड़ा डेल्टा एरिया बनाती है। ईस्टर्न कोस्ट में चिलिका लेक एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। चिलिका लेक सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। ये ओडिशा स्टेट में पड़ता है, महानदी डेल्टा के आसपास। आगे है हमारा, देखिए मैं आपको, आगे है हमारा आइसलैंड। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of islands. Can you identify these island groups? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मेनलैंड है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 आइसलैंड ग्रुप भी हैं। 2 आइसलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप आइसलैंड, जो कि केरला के मालाबार कोस्ट के आसपास पड़ता है। ये कोरल आइसलैंड है, यानी कोरल लीफ से बना हुआ है। इसको पुराने टाइम में लैकेडिव, मिनिकोय या एमिडाइव कहा जाता है। 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। कावारत आइसलैंड जो है वो इसकी कैपिटल कही जा सकती है। लक्षद्वीप की यहाँ पे काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फोना पाई जाती है। पीटी आइसलैंड पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अनइनहेबिटेटेड आइसलैंड है वो। आगे देखते हैं हम। तो ये वाला मैंने बता दिया आपको, ये वाला पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ये देखिए। Now you will see the located in the Bay of Bengal, extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and more numerous and scattered. The entire group of Iceland is divided into two broad categories: the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में जो आइसलैंड ग्रुप मौजूद है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड होता है। इनको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कहा जाता है। ये लक्षद्वीप आइसलैंड्स लक्षद्वीप से बड़े हैं और ज़्यादा हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। लक्षद्वीप के मुकाबले ये जो आइसलैंड है उसके 2 मेन पार्ट हैं, नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। ऐसा माना जाता है पुराने टाइम में माउंटेन्स होती थी, सबमरीन माउंटेन्स होती थी, लेकिन बाद में ये आइसलैंड की तरह काम करने लग गए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। A detailed account of the different physiographic units highlight the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in these natural resources. The mountains are major sources of water and forest wealth. The northern plains are granaries of the country. They provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of mineral which has played a crucial role in the इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न को हमने काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस किया है। हर एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। हर एक रीजन जो है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और देश के लिए, तरक्की के लिए उसे रिच बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माउंटेन में से जहाँ पानी आता है, फॉरेस्ट होता है, वहीं नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कंट्री का ग्रेनियर्स है, देश की अनाज की ज़रूरतें पूरी करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स अर्ली सिविलाइजेशन जो हुई थी वो प्लेन्स में क्लरिश हुई थी। प्लेट्यूज़ में काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं जो देश की इंडस्ट्रियल तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं। कोस्टल एरियाज़ और आइसलैंड में फिशिंग होती है, पोर्ट्स होते हैं यानी ट्रेडिंग होती है। जो इतने सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्रिएट करते हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दे सकते हैं।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू वेरी मच।